सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड EcoSport का ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो आज मैं आपको इस पूरी कार का ओनरशिप रिव्यू दूंगा। ये कार मैं अराउंड 9500 किलोमीटर अभी ड्राइव कर चुका हूँ और 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस कार को। तो इसके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, क्या क्या चीज़ें इस कार के अंदर अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें इस कार के अंदर ख़राब हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो यही सब रहेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस कार की अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो इस कार में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं, बट मैं आपसे कुछ ही पॉजिटिव्स इसके शेयर करूंगा जो मेन मेरे को लगते हैं कि जो बताने चाहिए, ज़रूरी हैं। अगर आप ये कार लेने की सोच रहे हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी कार सेलेक्ट करने में कि आपको फोर्ड EcoSport लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये कार काफ़ी चल कर आई है, सो इसलिए काफ़ी गंदी हो रखी है, सारा मिट्टी वगैरह हो रखा है इसमें। सो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव की इस कार के। सो जो इस कार का सबसे पहला पॉजिटिव है वो है इसका हैंडलिंग। इस कार की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप बोल सकते हैं। कार को आप हाई स्पीड चलाइए, कार कभी भी कंट्रोल नहीं होती, या कार्स को आप ऑफ रोडिंग पे यूज़ करिए, ऑफ रोड्स पे यूज़ करिए, तो आप देख सकते हैं, हालत देखकर आप पता कर सकते हैं कि कार अभी कैसे रोड्स पर चल के आई है। तो ये कार मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के टेरेन पे चलाई है, हर तरह के रोड्स पर चलाई है, हर तरह के ऑफ रोडिंग पे चलाई है। ऑफ रोडिंग जहाँ पर पॉट होल्स होते हैं, बहुत सारे पॉट होल्स वाले रोड रहते हैं, वहाँ पर भी इस कार को काफ़ी ड्राइव किया गया है, और बिल्कुल मिट्टी वाले रोड्स पर भी इस कार को बहुत ड्राइव किया गया है। तो ओवरऑल इस कार की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और कार की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील देती है आपको। जब भी आप कार ड्राइव करते हैं तो हमेशा कार ड्राइव करते वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कराती है। सो पहला इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है इसका हैंडलिंग। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी कार के पॉजिटिव की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी है। आप कार के जब भी गेट्स बंद करते हैं तभी आपको फील हो जाती है, चाहे आप ट्रंक का गेट बंद करें इसका, या फिर आप साइड के डोर्स बंद करें, या आप कार का बोनट को बंद करें। सो कार का बोनट इसका बहुत हैवी है, और इसमें हाइड्रोलिक स्टड नहीं आती हैं, तो इसको हाथ से उठाना काफ़ी मुश्किल रहता है। एक हाथ से उठाना, दोनों हाथों से ही आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इसके बोनट को ओपन करने के लिए। सो इसकी जो पूरी ओवरऑल अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच आप बोल सकते हैं इसमें आपको मिलती है इस कार में। दूसरा, इस कार का जो पॉजिटिव मेरे को लगता है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो कार का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का देखने के लिए मिल जाता है, और अभी तक मैंने इतना कार को ड्राइव कर लिया है, कभी भी ये कार कभी भी अंडर बॉडी टच नहीं हुई है कहीं पर भी। स्पीड बैरियर्स की अगर आप बात करें, या फिर ऑफ रोडिंग की अगर आप बात करें, पॉट होल्स की बात करें, कहीं पर भी गहरे गड्ढों में भी मैं इसको ले गया हूँ, कहीं पर भी ये नीचे से कभी टच नहीं हुई है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप अपनी कार में मड फ्लैप इंस्टॉल करा रहे हैं, सो ये मड फ्लैप हैं थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देते हैं, तो मड फ्लैप कभी कभी टच हो जाते हैं। कार कभी अंडर बॉडी टच नहीं होती, तो मड फ्लैप्स की वजह से इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। इसी तरीके से रियर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रियर में भी जो मड फ्लैप है उसकी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, बट फ्रंट वाले में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो इसकी वजह से बस ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, अदरवाइज़ कभी भी कार अंडर बॉडी कहीं पर भी टच नहीं होती। चौथा, इस कार में जो पॉजिटिव है वो ये है कि इसमें आपको लो बीम में HID देखने के लिए मिल जाती है। तो नाइट में जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है, आपको जो विजिबिलिटी रहती है रोड पे रात के वक्त वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और कार में कोई भी इस सेगमेंट की कार अभी ऑफर नहीं कर रही है HID। पांचवा, इस कार का जो पॉजिटिव है वो ये है, ये कार ज़्यादा चौड़ी नहीं है। आपको ये जो कार है काफ़ी कॉम्पैक्ट फील कराती है, चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या आप टाइट पार्किंग स्पेस में कार को पार्क कर रहे हो, तो कार आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा चौड़ी है या यहाँ से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। कार ज़्यादा चौड़ी नहीं है, आप इजीली इसको हर जगह पार्क कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में एकदम से इस बात पर खरी उतरती है कि ये सच में ही बहुत कॉम्पैक्ट कार है। चाहे आप रियर से इसको देख लें, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करता है, वो करता है इसका स्पेयर व्हील। सो स्पेयर व्हील इसका जो पीछे का लेंथ है वो थोड़ी बढ़ा देता है। अदरवाइज़ कहीं आप पार्क कर रहे हैं, जैसे साइड में अगर आप छोटी सड़कों से निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको लेकर। छठवा जो इसका पॉजिटिव है, जो 6 पॉजिटिव है, वो है अलॉय व्हील्स को लेकर। सो आपको चाहे आप टाइटेनियम मॉडल ले लें, जो इसके नीचे वाला मॉडल है टाइटेनियम आता है, उसमें भी आपको पाँचों जो व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, स्पेयर व्हील्स और चारों व्हील्स, वो एलॉय देखने के लिए मिलते हैं, और पाँचों ही एलॉय देखने के लिए मिलते हैं, और सेम टायर साइज़ के देखने के लिए मिलते हैं। सेम एज इट इज़ आप टॉप मॉडल ले रहे हैं, उसमें भी आपको पाँचों व्हील्स एलॉय मिलते हैं देखने के लिए, और सेम टायर साइज़ के व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप कभी भी कोई भी टायर लगाकर कार को ड्राइव कर सकते हैं। 7 पॉजिटिव इसका कीलेस एंट्री से रिलेटेड है। सो कार में आपको जो स्मार्ट कीलेस एंट्री मिलती है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता, आपकी जस्ट की पॉकेट में रहनी चाहिए। सो इसकी स्मार्ट की कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको पूरी कार में की कहीं पर यूज़ नहीं करनी पड़ती, कहीं पर भी आपको इसको रखना नहीं रहता, आपको जस्ट पॉकेट में रखनी है। और कहीं पर आपको यहाँ पर बटन नहीं दिया गया है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको डोर पर, डोर हैंडल्स आपको नॉर्मल दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक सेंसर दिया गया है। सो जस्ट आपको कार को अनलॉक करना है, तो आपको जस्ट हाथ को ऐसे करना है और कार आपकी अनलॉक हो जाएगी। और जैसे ही आपको कार को लॉक करना है, तो आपको यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिया गया है, लंबी लंबी लाइन्स दी गई हैं 3,
यहाँ पर आपको टच करना है, कार ऑटोमेटिकली आपकी लॉक हो जाएगी। सो ये फ़ीचर काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। और एक चीज़ और, जैसे ही कार को आप अनलॉक करते हैं, सो जो इसका फ्यूल लिड है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जब आपकी कार लॉक होती है तब आप इसका जो फ्यूल लिड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये भी लॉक हो जाता है। तो कार के लॉक और अनलॉक होने के साथ ही आपका जो कार का फ्यूल टैंक का जो लिड है वो भी लॉक और अनलॉक होता है। साथ ही बात करें बूट की, तो बूट में भी आपको यहाँ पर एक रिलीज़ बटन दिया गया है। तो बूट रिलीजिंग के लिए आपको यहाँ पर अंदर एक बटन दिया गया है, यहाँ पर आपको एरो भी शो किया गया है उसके लिए। सो ये भी बहुत कन्वीनियंट फीचर है। आपकी कार की जो की है वो आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए, आपको जैसे इस बटन को प्रेस करना और आपका बूट है जो वो ईजिली ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कहीं पर भी आपको जो है ज़्यादा बटन्स नहीं दिए गए हैं। पॉजिटिव इसमें ये दिया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका जो स्पेयर व्हील है वो बाहर लगा हुआ है तो चोरी आसानी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लॉकिंग नट देखने के लिए मिलता है। सो इस लॉकिंग नट में आपको एक की मिलती है, वो कार के जो टूल बॉक्स है उसी में रहती है। और हर कार की वो की अलग अलग रहती हैं। सारी फोर्ड EcoSport में उस की का जो पैटर्न रहेगा वो सब में अलग रहता है। सो आपकी की से सिर्फ आप अपना जो रियर आपका जो स्पेयर व्हील है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई की से ये नहीं खुलेगा। सो यहाँ पर एक लॉकिंग नट आपको मिलता है, तो इसके बिना जो स्पेयर व्हील है वो नहीं निकलता। सो इसलिए जो स्पेयर व्हील है वो भी इसका सेफ़ रहता है। तो ये भी एक पॉजिटिव है। 9th पॉजिटिव कार का है जो वो हुड से रिलेटेड है, मतलब बोनेट या इंजन आप बोल लीजिए। सो इंजन से रिलेटेड है, तो मैंने हुड ओपन कर लिया इसका। और जो 9th इसका पॉजिटिव है वो है इंजन। सो इस कार में जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और काफ़ी ज़्यादा। सो इसका मैंने आपको बताया था कि हुड बहुत ज़्यादा हैवी है और एक हाथ से इसको खोलना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो गाइज़ ये है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। 100 PS की पावर आपको दे देता है, 215 Nm का टॉर्क दे देता है। उसी के साथ इस इंजन की अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको सिटी में अराउंड, अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है तो 18 to 20 kmpl आराम से दे देता है। अगर आप कार को हैवी जो ट्रैफिक रहता है उसमें ड्राइव करते हैं तो आपको 15 तक एवरेज दे देगा। अदरवाइज़ इसका जो नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी रहती है, जो मेरा अभी तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, सो मैं आगरा में रहता हूँ, यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं वो नॉर्मल सी रहती हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं तो 15 तक चला जाता है इसका एवरेज। अदरवाइज़ 18 से 20 का एवरेज एक सिटी में दे देती है आसानी से विद AC। और अगर हाईवेज पे बात करें तो 22 तक चली जाती है लास्ट, 22 से ऊपर अभी तक एवरेज इसने दिया नहीं हाईवे पे। सो उस हिसाब से जो इंजन है इसका पावरफुल भी है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। और इसके जो NVH लेवल हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। कार जब भी स्टार्ट होती है तो इतना पता नहीं पड़ता कि कार स्टार्ट है। इस बात करें अगर 10th पॉजिटिव की, तो इसका जो 10th पॉजिटिव है वो है इसका AC। इस कार का AC बहुत पावरफुल है। इसमें आपको रियर AC वेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते और टॉवल मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि कार मेरी डेली पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है और कोविड सिचुएशन चल रही है, तो मैं इनको 1-2 दिन में वॉश कर सकता हूँ और वापस से सीट्स पर लगा सकता हूँ। सो इसलिए मैंने टॉवल्स लगा रखे हैं। सीट्स वगैरह मेरी हाइजीनिक रहती हैं सब। हाँ, तो हम बात करते हैं इसके AC सिस्टम के बारे में। सो इस कार का AC सिस्टम बहुत पावरफुल है। इसमें रियर AC वेंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते, बट इन 4 AC वेंट से कार को बहुत जल्दी कूल डाउन कर देता है। आप इसके सेगमेंट में किसी भी कार से इसको कंपेयर कर लीजिए। इनफैक्ट थोड़ा अगर आप हायर सेगमेंट में भी जाएंगे तो भी आप कंपेयर कर लीजिए, जो इस कार का AC का परफॉर्मेंस है वो कोई और कार बीट नहीं कर सकती। फोर्ड के AC हैं वो जाने जाते हैं कूलिंग के लिए। अगर मैं आपको इसका AC का एक बार कंट्रोल दिखाऊं कि कितना डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो ये आपका जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक लो पे। सो इसका AC बहुत ज़्यादा पावरफुल है सच में। एक्सट्रीम टेम्परेचर जा रहे हो बाहर 47-45 डिग्री, ये बहुत ही जल्दी कैबिन को कूल डाउन कर देता है और बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने देता कि आउटसाइड टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कार के। फिर जो 11th पॉजिटिव है इस कार का वो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपेयर करें तो आप इस सेगमेंट में सबसे सस्ती इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अभी मैंने इस कार को सर्विस कराया था 10,000 किलोमीटर वाली, वो सर्विस का मेरे को कॉस्ट आया था अराउंड 2200 या 2300 कुछ इतना ही आया था आसपास। और इसमें 6.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है। तो क्वांटिटी अगर आप देखेंगे इंजन ऑयल की, सो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंजन ऑयल इसी कार के अंदर आता है, फोर्ड EcoSport के अंदर। और 6.5 लीटर बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल होता है। ज़्यादा इंजन ऑयल होने से आपके इंजन की रिलायबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा इंजन ऑयल होगा तो आपका जो कार का इंजन है वो और ज़्यादा रिलायबल रहेगा और ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा रहेगा। उसमें जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है इंजन का। सो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें इंजन ऑयल कैपेसिटी है। उसके हिसाब से भी 6.5 लीटर इंजन ऑयल के बाद इसमें फ़िल्टर चेंज होने के बाद इसकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी सर्विस कॉस्ट, वो अराउंड 2200-2300 रुपये पड़ी थी। सो इस सेगमेंट में इतना अगर आप खर्च कर रहे हैं अपनी कार के ऊपर, इतना सर्विस कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा सस्ती सर्विस कॉस्ट मानी जाती है और बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा सस्ती सर्विस कॉस्ट है। इससे पहले मैं शेवरले बीट ओन करता था, उसकी मैं नॉर्मली सर्विस कराता था, 5-6 हज़ार रुपये लग जाते थे उसमें नॉर्मल सर्विस में। और अगर मैं इसकी पेड सर्विस को लेकर चलूँ, अगर मैं इसकी पेड सर्विस भी कराता हूँ
तो अराउंड 4.5-5 या 5,500 तक इस कार की पूरी सर्विस हो जाएगी। तो शेवरले बीट थी जो वो हैचबैक सेगमेंट की थी, और ये जो कार है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की है। सो अगर आप सेगमेंट कंपेयर करके अगर रेट्स को देखें तो उस हिसाब से उस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू इस कार के, और ये कार उससे बड़ी है, इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन है, ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादा हैवी इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद भी जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उस कार से काफ़ी कम है, बहुत कम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पे करनी रहती है कार को ड्राइव करने के लिए। तो कार में और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो मैंने छोड़ दिए। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं जो मुझे लगा बताने चाहिए, जो और मैंने देखा था कि कहीं वीडियोस में शेयर नहीं की गई थी, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अभी बात कर लेते हैं कार के नेगेटिव्स के बारे में। हर कार में जिस तरीके से आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाते हैं उसी तरीके से आपको कुछ नेगेटिव्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और हर कार में वो होता है, चाहे आप कोई भी कार ले लें, कितना भी हायर सेगमेंट ले लें या कितनी भी महंगी कार ले लें। सो उसी तरीके से फोर्ड EcoSport में भी कुछ नेगेटिव्स हैं जो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव आपको हर कोई ज़्यादातर बता देगा, नेगेटिव्स में जो है आपका जो वीडियोस हैं वो थोड़ी कम है। सो नेगेटिव में आज आपको इसके बता देता हूँ। इतना किलोमीटर मैंने इसको ड्राइव कर लिया, अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर को ड्राइव कर लिया, और 8 महीने हो गए हैं कार को मेरे पास। तो जो पहला इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि आपको जो इंजन प्रोटेक्शन के लिए इसके शील्ड दी जाती है, जो इसके नीचे अंडर इंजन प्रोटेक्शन के लिए, सो ये जो आपको शील्ड दी जाती है अंडर इंजन प्रोटेक्शन के लिए, ये अलग मटेरियल की बनी हुई है। मतलब आप बोल सकते हैं कि गत्ता टाइप कुछ मटेरियल है उससे बनी हुई है, गत्ता नहीं है बट उससे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उस मटेरियल की बनी हुई है। तो इसका क्या होता है, जब ये ज़्यादा भीग जाती है, जब भी आप बारिश में कार को ज़्यादा ड्राइव करते हैं, या आप बोल सकते हैं जब भी आपकी कार बहुत ज़्यादा चल जाती है पानी वगैरह में, सो ये भीग जाती है तो ये वेटेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट बढ़ जाता है इसकी जो प्लेट है उसका, और वो प्लेट जो है फिर वो नीचे की साइड झुकने लग जाती है, दबने लग जाती है। दैन इसमें जहाँ पर आपके प्लेट्स के लिए जो स्क्रूज़ दिए गए हैं वो सब लूज़ हो जाते हैं, स्क्रू कसे रहते हैं, बट आपकी जो प्लेट है वो वहाँ से कमज़ोर होकर टूट जाती है। सो मोस्टली फोर्ड EcoSport कार्स में मैंने देखा हुआ है कि उनकी जो प्लेट रहती है वो या तो नीचे लटक रही रहती है या फिर वो निकल चुकी होती है। सो ये इसका एक नेगेटिव लगता है मेरे को। और इसकी अगर हम बात करें तो मैंने सर्विस सेंटर पे पूछा था इसकी क्या कॉस्ट आती है, तो इसकी अराउंड 10 से 11,000 रुपये कॉस्ट आती है इस प्लेट की। अगर ये प्लेट मेटल की होती तो थोड़ा वेट बढ़ जाता कार का, बट वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छा देती, अंडर बॉडी जो आपका अंडर इंजन प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा देती। अगर मेटल की नहीं रखनी थी फिर तो आप प्लास्टिक की दे सकते थे, प्लास्टिक की पानी से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 10-11,000 रुपये मायने रखते हैं इस प्लेट के लिए। सो अगर ये प्लेट को थोड़ा अपग्रेड कर दे फोर्ड तो और अच्छा हो जाएगा, या अगर इसकी जगह प्लास्टिक का प्लेट दे दे जो कि पानी से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरे अगर नेगेटिव की बात करें, इसके ब्लाइंड स्पॉट मिरर फ्रंट वाले, तो इसके जो फ्रंट वाले ब्लाइंड स्पॉट मिरर हैं तो इनका एक बार साइज़ देख लीजिए आप, ये बहुत छोटे हैं साइज़ में, और इनमें से कुछ ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं रहता। तो एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं बहुत छोटे हैं इनका साइज़, और कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं रहता है इस ए पिलर में से। सो ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है थोड़े से बड़े होते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, ड्राइव करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली ऑन हिल्स पर। तीसरा नेगेटिव इस कार का जो है वो ये है, फोर्ड EcoSport में आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बट जो इसकी सनरूफ है वो रेन सेंसिंग ऑफ नहीं होती, मतलब रेन सेंसिंग क्लोज नहीं होती। सो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर आपको दिए गए हैं, तो मतलब रेन सेंसिंग का जो सेंसर है वो इसमें दिया गया है, बट जो इसकी सनरूफ है अगर बारिश होने लग जाती है तो अपने आप क्लोज नहीं रहती, वो खुली रह जाती है, उसको आपको नॉर्मली बटन से ही कंट्रोल करके बंद करना रहता है। तो ये एक मुझे नेगेटिव लगता है कि अगर इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर दिया गया है तो उसी से इसके कंट्रोल्स को भी अटैच कर देना था, ताकि कभी बारिश वगैरह होती है तो ऑटोमेटिकली जो सनरूफ है वो क्लोज़ हो जाए। अब बात कर लेते हैं पांचवें नेगेटिव के बारे में। सो पहले ये चीज़ फोर्ड में आती थी बट अब बंद कर दिया गया है। सो इसका जो पांचवा नेगेटिव है वो है इसका ग्लव बॉक्स से रिलेटेड। इसका जो ग्लव बॉक्स है वो अभी कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। 2020-21 मॉडल में भी आपको जो ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है उसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता है। इससे पहले वाले जो मॉडल्स थे उसमें आपको एक वेंट दिया रहता था, तो ये चीज़ पहले फोर्ड में आती थी, अब क्यों हटा दिया उसका कोई पता नहीं है कि क्यों हटाया गया ये फीचर, और काफ़ी अच्छा फीचर था। तो गाइस यही कुछ आपको पॉजिटिव फोर्ड EcoSport में देखने के लिए मिल जाते हैं। पॉजिटिव मैंने बहुत सारे कवर नहीं किए क्योंकि इस कार के बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स जो थे, जो नेगेटिव बताना बहुत ज़रूरी था। पॉजिटिव आपको हर कोई बता देगा इतना डिटेल में, बट नेगेटिव आपको मैंने देखा था यूट्यूब पर भी कम वीडियोस पड़ी हैं इसके नेगेटिव्स को लेकर। तो इस कार के जो नेगेटिव्स मेरे को लगे, तो ज़्यादा नेगेटिव्स लगे नहीं, 5 नेगेटिव्स हैं और यही नेगेटिव्स लगे। इसके अलावा एक भी मेरे को इसमें मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं लगा। यही सब कुछ था फोर्ड EcoSport के बारे में, इसका ओनरशिप रिव्यू, इसमें क्या प्रॉस है क्या कॉन्स हैं, सब कुछ मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसके पॉजिटिव मैंने आपको बताया, बहुत लंबी लिस्ट है। सो अगर आप कुछ किसी चीज़ के बारे में इसके जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। कार ओवरऑल बहुत अच्छी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही था।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।